ठीक है। तो मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दूं कि हम लोग का जो हाइपर वी होता है, VMware एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट, जो हम लोग बेसिक कैसे हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं और क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको बात करते हैं। पहले ही जो वेरिएशन मतलब कि टाइप्स होते हैं, जिससे बोलते हैं ना टाइप्स बोले तो कैसा होता है कि एग्जाम्पल में दिया आपको, एक चीज़ के मल्टीपल वेरिएंट होते हैं कि वर्जन होता है, फर्मवेयर वर्जन 1 2 3 4 5 डिपेंड अपॉन। हेलो महेश, बहुत दिन के बाद ज्वाइन हो महेश, क्या हुआ भाई? मैं सुनाई दे रहा? हेलो, बहुत दिन के बाद सुना है, आ जाए। ठीक है, चलेगा। सो अपन ये सीख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन, जब बेसिक इंस्टॉलेशन होता है, जब हम लोग क्लियर पास का जो फर्मवेयर iOS है, वो हम लोग जब इंस्टॉल करते थे, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ ध्यान देखना पड़ता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं VMware हाइपर व्यू के बारे में। हाइपर व्यू और विक्स है, दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो सेम रहेगा, चाहे हाइपर व्यू पे करो या तुम्हारा EXI पे करो, VM पे करो, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो फर्मवेयर जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, iOS फाइल, जो हम लोग वर्जन सिलेक्ट करते हैं कि फर्मवेयर C1000 C2000 C3000, उसके साथ साथ सी लैब वी करके भी एक होता है। सी लैब वी वो एक फाइल होता है। इसमें हाइपर वी का VDEX भी फाइल हो सकता है। फाइल का डिपेंडेंसी मत देखना कि आपका जो ये स्टेप्स है दोनों के लिए डिपेंड, दोनों के लिए सेम है, चाहे हाइपर वी हो चाहे VMware हो, ठीक है। तो पहला जो CLBV करके इवैल्यूएशन फाइल आता है, ये आपका जो टेस्टिंग पर, टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब आप अगर लैब टेस्ट करना चाहते हो, आप अपने नए छोटे छोटे फीचर टेस्ट करना चाहते हो, अपने टेस्ट केस यूज केसेस, तो आप उसके ऊपर CLBV पे टेस्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट जो ISO फाइल है, जो जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको ये सब दिखाई देगा कि CLBV C1000 C2000 C3000 ये सिलेक्ट करने बोलता है, ये आपको सिलेक्ट करना बोलता है। मैं आपको दिखा दूंगा एक सेकंड। देखो, दिख रहा है आपको? ऐसा आपको प्रॉम्प्ट आएगा, जैसे आप इंस्टॉलेशन करोगे तो ऐसा आपको प्रॉम्प्ट आएगा। वीएम अप्लाई अप्लायंस टाइप्स, अप्लायंस के टाइप्स आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ये पहला मैं आपको CLBV करके बताया, इसके बारे में बताया कि आपको ये से टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए काम आता है, जो आपको छोटा मोटा टेस्ट करना है, आपको लैब टेस्टिंग के लिए ही काम में आता है, ठीक है। तो ये आपको पहला जो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, CLBV फर्स्ट जो अप्लायंस के लिए रिक्वायरमेंट आपको उसमें ऑलरेडी मैं लिखा है, इसका ना मैं आपको बताऊँ। एटलीस्ट कम से कम उसको क्या चाहिए, 4 CPU चाहिए, वर्चुअल CPU। सी लैब वीक के लिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट टेस्ट करने के लिए आपको 4 CPU रिजर्व चाहिए, उसके साथ 6 GB रैम चाहिए और 400 GB हार्ड डिस्क चाहिए। ये आपको CLBV के लिए डिपेंडेंसी है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं लेगा, वो चलेगा ही। तो ये आपको लैब टेस्टिंग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है आपको अप्लायंस टाइप आता है C1000। C1000 हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि POC, ये छोटा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ आपके कम से बोला ना कि 1000 से 10 5000 2000 डिवाइस 5000 मिनिमम 5000 एंड पॉइंट्स है, उसको हम लोग C1000 सजेस्ट करते हैं अप्लायंस। तो ये अप्लायंस में आपको क्या होता है, एटलीस्ट 8 रिजर्व CPU चाहिए, मतलब 8 CPU वर्चुअल CPU होना चाहिए मिनिमम, 8 GB रैम होना चाहिए, हार्ड डिस्क 1 TB होना चाहिए, 2 GB जो अपना इंटरफेस होता है पोर्ट होना चाहिए, जो वर्चुअल है VM के पोर्ट से, तो वो मिनिमम 2 पोर्ट होना चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट किसके लिए, वो C1000 के लिए। ये अगर आपको, मैं आपको फाइल दे भी दूंगा, ये फाइल आपको बस रखना, क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अप्लायंस के लिए क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया C1000 के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको 8 रिजर्व CPU होना चाहिए, कोर बोलते हैं ना, CPU कोर 24 कोर, 4 कोर, 8 कोर। अभी क्या होता है i7 i8 i5 के अंदर आपको कोर डिफाइन करता है कि CPU की इंटेल का कोर डिफाइन होता है, तो वो कोर CPU की बात करूंगा, वर्चुअल CPU। ओके, वर्चुअल CPU की बात होगी, या वर्चुअल CPU आपको कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए और 2 इंटरफेस स्विच पोर्ट होना चाहिए। सेकंड आता है आपको 2000। C1000 अप्लायंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, 8 रिजर्व CPU होना चाहिए, 16 GB रैम होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और डिस्क स्पेस 1 TB होना चाहिए और इंटरफेस होना चाहिए तो 2 GB का पोर्ट ये होना चाहिए। इससे मैंडेटरी है, इससे कम आपको लेगा नहीं और चलेगा भी नहीं, इससे मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो C1000 जो होता है ये आपका होता है बड़ा सेटअप, जहाँ आपके 1 लाख सब यूजर्स है, उसको आपको 24 कोर CPU होना चाहिए, 64 GB रैम होना चाहिए और 2 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन योर, ये मिनिमम, ये जितना भी आपको मैंने बताया सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहला आपका क्या था, CLBV, ये आपका मिनिमम जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए होता है। बाकी जो C1000 C2000 C3000 ये एक्चुअल एनवायरनमेंट के लिए होता है। ये ओनली फर्स्ट जो होता है ये टेस्टिंग लैब सेटअप के लिए, ये जो फर्स्ट है टेस्टिंग लैब सेटअप के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं, ये आप लाइव इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते, ये आपको लैब के लिए ही यूज करना है, ओके।
बाकी C1000, C2000, C3000 जो अपना अप्लायंस टाइप है, ये आपको लाइव इन्वायरमेंट की यूज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर दी और इंफ्रा सेटअप। ठीक है, ये तीनों में आपको समझ में आया कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए वीएम डिप्लॉयमेंट के लिए, हाइपर-वी के लिए। ये दोनों के लिए बोथ द सेम रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इतना ही लगेगा, इससे कम नहीं, कम नहीं लगेगा। ज्यादा आप दे सकते, कम नहीं दे सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट्स? ठीक है, आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता आपका, जैसे आपको जो हाइपर व्यू होता है, जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, पूरा स्टेप्स है। मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिप्लॉयमेंट पे डिप्लॉय ओईएफ फाइल डिप्लॉय करना है आपको, पूरा स्टेप्स लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, कुछ नहीं। ऑलरेडी सब बेस्ट प्रैक्टिस यूज किया हुआ है, तो आपको यूज फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको आपका जो ये नाम आपका एंटर ऑफ द नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो तो आपको नाम डालना, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद स्टोरेज सिलेक्ट करना है, स्टोरेज सिलेक्ट करना है जो आपको जिस तरह से आपका हार्डवेयर प्लेयर पास का अप्लायंस है, उसके हिसाब से स्टोरेज सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि उसमें सब कुछ लिखा है। फिर इसके एग्रीमेंट स्किप करना है। उसके बाद आपको ये देना है, नेटवर्क देना है, नेटवर्क टाइप जो आपका नेटवर्क रहेगा, स्विच इंटरफेस। तो एडिट में जाके आपका ये आपका रैम, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क, स्टोरेज, ये सब पे डिफाइन करना है इधर। ओके, इसमें आपको नेटवर्क विलैन नंबर देना है, इसके आपको मेमोरी देना है। ओके, सीपीयू में बताया कोर होना चाहिए, सीपीयू वर्चुअल सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी 8 GB होना चाहिए, 32 हार्ड डिस्क दिया हुआ है। एक सिर्फ एग्जांपल आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसमें और एक चीज़ होता है, एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है तुम्हारा मेन हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है, जो आईएसओ फाइल होता है, वो आपका फाइल फर्स्ट हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। उसका मिनिमम 40 GB ऑटोमेटिकली लेता है, जहाँ आपको 30 GB दिखा रहा है, तो 40 GB ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो सेकंड हार्ड डिस्क होता है, न्यू हार्ड डिस्क, वो आपका कम से कम 500 GB जो आपको रिकमेंड उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका डेटाबेस स्टोर होता है, पूरा डेटाबेस यहाँ आपका स्टोर होता है। और जो आईएसओ फाइल जो स्टोर होता है आपका, वो अपना इसका, वो आपको ये फर्स्ट हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो 2 हार्ड डिस्क उसमें देना पड़ता है। ठीक है, अभी के सेटअप में आपको 2 हार्ड डिस्क देना ही पड़ता है। मैं आपको बताया था कि जो अपने अप्लायंसेस है, ये अप्लायंस CLVB है, उसके बाद C1000 है। तो ये अप्लायंस का ये टाइप्स है। जैसे आपको बोलता है कि 500 वर्चुअल अप्लायंस ओईएफ होना चाहिए, उसके बाद आपको 5K 25K, ये लाइसेंस टाइप्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट मिनिमम 5000 यूजर को सपोर्ट करेगा, मिनिमम 25000, एटलीस्ट मैक्सिमम 1 लाख के ऊपर भी सपोर्ट करता है। मतलब सबसे बड़ा छोटा में सपोर्ट करता है C1000। अभी के डेट में कम बैंक का नाम लूट करें, बड़े बड़े जो बैंक्स है उसमें सब एक C1000 भी ही डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जहाँ आपको कम से कम 25,000 के ऊपर यूजर है, वहाँ आपको C1000 भी ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। जहाँ आपका कम से कम 5000 के अंदर डिवाइसेस, वहाँ C2000 डिपेंड करना। और एक कम से कम 1000 या कम से कम 2 या 3000 डिवाइसेस है, तो उसमें आपको C1000 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये अप्लायंस टाइप आपको आपका एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने आपके नेटवर्क में एंड पॉइंट्स है, उस पर डिपेंड आपका डिजाइन होता है। ठीक है, तो डिजाइन किसकी तरह होगा, आपका एंड पॉइंट के ऊपर। जैसे SBI बड़ी बैंक है, वहाँ कम से कम नहीं बोले तो 3 लाख प्लस एंड पॉइंट्स है, तो C1000 सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसकी जब आप जैसे आप इंस्टॉल स्टार्ट करोगे, तो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से आपका। जैसे इंस्टॉलेशन जैसे दिखाई देगा, एंटर होने के बाद आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपने रन किया, उसके बाद आपको अप्लायंस पूछेगा। आपको सिलेक्ट करना है कि अप्लायंस कौन सा है, 1 2 3, यहाँ नंबर डालना है आपको। 1 के नंबर CLVB आएगा, C1000 आएगा, C2000, ये आपको नंबर डालना। आपको अप्लायंस का नाम लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 1 2 3 एंटर दी अप्लायंस टाइप कंटिन्यू, यहाँ नंबर डालना है 1 2 3 4, जो आपको सिलेक्टेड है वो आपको 1 2 3 डालना है। सेम आपको नंबर डालने पूछना है। इसको मिनिमम हार्डवेयर बोला, तो यहाँ आपको दिखाई देगा रिक्वायर्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप देखेंगे आपको इसी पर आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा, ठीक, और आपको करंट कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई देगा। जहाँ आपने रिक्वायर्ड भी पूछा और करंट भी पूछा, यहाँ आपको दोनों दिखाई देता है। तो मैंने इसमें सिलेक्ट किया है CLAB करके, CLAB, तो ये CLAB पे कंटिन्यू कर रहा है। जो आप सिलेक्ट किया अप्लायंस उसमें वो कंटिन्यू करेगा जैसे आपने सिलेक्ट किया। तो ठीक है, इसमें दिखा रहा है करंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें करंट कितना है, जितना उसने मांगा उसने करंट दिया है। ठीक है, 8 CPU, 8 GB रैम, 400 GB हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सब आपको करंट भी दिखाएगा और रिक्वायर्ड भी दिखाएगा। आपको खुद ही समझ में आया कि करंट कितना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू यस करना है। फिर इस तरह से स्टेटअप स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। कम टाइम इंस्टॉलेशन है, कम से कम 15 से 20 में आधा घंटा लगेगा। भी इंस्टॉलेशन का टाइम लेता है वो सारा सेटअप करने के लिए, क्योंकि सारा कस्टमाइज फाइल होता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये होने के बाद आपको एक मिनट, ये हो गया। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि ये होस्ट नेम पूछा जाएगा, होस्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको मैं बताया था कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, लास्ट टाइम बताया, पता है आपको? नहीं पता है? बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है CLI का ऐप एडमिन यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है ET123, करेक्ट। और जो GUI होता है, GUI का यूजर नेम पासवर्ड, GUI का यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड होता है ET123। पासवर्ड सेम होता है लेकिन दोनों जगह यूजर नेम गलत होता है, दोनों जगह यूजर नेम डिफरेंट होता है। GUI का यूजर नेम अलग होता है, CLI का यूजर नेम अलग होता है। मैंने ये लिख के भी दिया था, लेक्चर में बताया भी था, पता है? आई थिंक इसको पढ़ लेना। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल। हाँ, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में, एक लेक्चर जो लिया था उसमें कंडक्ट किया था, उसमें आपको बताया था कि यूजर नेम क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया। ये आपको सिर्फ ओवरव्यू देगा कि अपना जो यूजर नेम होता है, दोनों की जगह, चाहे GUI हो या CLI हो, दोनों की जगह यूजर नेम डिफरेंट होता है लेकिन पासवर्ड सेम ही होता है। GUI में आपका यूजर नेम एडमिन होगा, CLI में आपका यूजर नेम ऐप एडमिन होगा, पासवर्ड दोनों जगह सेम होता है। ये डिफॉल्ट है, ET123 डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है। ओके, ये ध्यान रखना। आपने होस्ट नेम डाला, न्यू पासवर्ड डाला, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि IP एड्रेस डालो, मैनेजमेंट IP एड्रेस डालो, गेटवे डालो, डेटा IP, DNS IP, ये सब आपको पूछेगा। एक स्टेप ये आपको डालना पड़ेगा, जिससे यहाँ दिखा देगा आपको। देखो, IP एड्रेस डालना पड़ता है, जो भी आपने IP दिया, गेटवे IP डालना है, DNS IP डालना है। आपको टाइम भी डाल सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपको मैनेजमेंट IP डालना इंपॉर्टेंट है। डेटा IP भी आपको डालना, आप डेटा IP और मैनेजमेंट IP को पता होना चाहिए। डेटा IP क्या होता है, मैनेजमेंट IP होता है। मैनेजमेंट IP जो होता है, जो आपके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हम एक्सेस करते हैं। जैसे आप क्लियर पास होता है, क्लियर पास को एक्सेस करने के लिए आप मैनेजमेंट IP यूज करते हैं, लेकिन डेटा IP होता है जो आपके एंड पॉइंट कम्युनिकेट होते हैं, जो नेटवर्क का पार्ट है, जो विलियन का पार्ट होता है, वो डेटा IP होता है। तो कोई कोई बड़े बड़े नेटवर्क में डेटा IP डालना मैंडेटरी है, लेकिन कोई कोई छोटे सेटअप में मैनेजमेंट IP के ऊपर ही डेटा ट्रैफिक हिट करवाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है, लेकिन डेटा आईपी बड़े नेटवर्क में होता है, डालना ही पड़ता है, क्योंकि वो अननेसेसरी मैनेजमेंट पर ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। वो जो भी ट्रैफिक एंड पॉइंट, आपका जो एंड पॉइंट है वो कम्युनिकेट करे डेटा आईपी के थ्रू, तो डेटा आईपी डालना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपको जब CLI कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो डेटा आईपी आप बाद में भी डाल सकते हो। ओनली आईपी मैनेजमेंट आईपी के थ्रू आप GUI एक्सेस कर सकते हो। जो ऐसे टाइमिंग हो गया, टाइम आप बाद में अपडेट कर सकते हो। DNS आईपी भी आप बाद में डाल सकते हो। आपको एटलीस्ट अपने नेटवर्क में GUI एक्सेस होने के लिए आपको मैनेजमेंट आईपी की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन बाद में आप कर सकते हो, चाहे डेटा आईपी डालना है, DNS टाइप है, DNS डालना है, टाइम में सेट करना है, वो सब आप बाद में कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको मैनेजमेंट आईपी होना है, जिसके थ्रू GUI आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट्स नहीं है? ओके, ये सब फाइल आपको मैं दे दूंगा, ये सब। उसके बाद ये होने के बाद आपका ये सब कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको एक वेब पेज आएगा इस तरह से। लेकिन पहले वेब पेज ये CLI नहीं पूछेगा, पहले आपको लाइसेंस पूछेगा, पहले आपको ये पूछेगा, ये प्रॉम्प्ट आएगा। जैसे GUI पे एक्सेस किया उसके तरह आपको ये लाइसेंस पूछेगा, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म लाइसेंस। प्लेटफॉर्म लाइसेंस जो होता है वो सर्वर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, जब भी आप कोई भी सर्वर बनाते हैं आपको मैंडेटरी ये प्लेटफॉर्म लाइसेंस डालोगे तो ही आपको एडमिन यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, उसके अलावा यूजर ने पासवर्ड नहीं पूछेगा। ओके, प्लेटफॉर्म लाइसेंस आप इवोल्यूशन लाइसेंस होता है 90 डेज फ्री के लिए, आपको अरूबा से ले सकते हो, या आपको कंपनी ने अगर आपने परचेस किया तो आप डायरेक्ट परचेस की लाइसेंस डाल सकते हो। इतना क्लियर है कि इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस, यही प्रोसेस से ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई इशू है, ये सिंपल प्रोसेस है। आपको इशू क्या आएगा, इशू आपको कहाँ आएगा मैं बता दूँ। इशू आपको हर एक को फेस हो सकता है। इशू आपको जहाँ VMware डिप्लॉयमेंट करते हो, VM कॉन्फ़िगरेशन में बहुत से लोग अटकते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क वाले बंदे होते हैं VM के बारे में आइडिया नहीं होता कि कैसे डिप्लॉय करना है। तो आप जहाँ तक हो सके VM जब भी आप डिप्लॉय करते हो तो एडी टीम का जो नेट सर्वर टीम उसको सपोर्ट लेके ही करे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि कौन सा VM कैसे डिप्लॉय होता है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क वाले और सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं। तो जहाँ तक आप डिप्लॉय करते हो तो आप हेल्प करो आईडी टीम से या सर्वर टीम से हेल्प करके आप डिप्लॉय करो, क्योंकि इशू इधर ही आता है, बाकी कोई इशू आपको आएगा नहीं। डिप्लॉयमेंट में इशू आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ये VM का, वो आपको उसमें इशू आता है, बाकी कोई इशू नहीं आता। बाकी सब स्मूथ होता है। IP एड्रेस, डिप्लॉयमेंट, GUI एक्सेस सब कुछ स्मूथ होता है। सिर्फ डिप्लॉयमेंट जो आपका VM डिप्लॉयमेंट होता है उसी में आपको थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, बाकी कोई चैलेंजेस नहीं आते, ये ध्यान रखना। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स? इसमें कोई डाउट? इंस्टॉलेशन में हम जो VM डिप्लॉय करो या हाइपर पे करो, ये स्टेप फॉलो करना है, ये आपको फाइल में शेयर करूंगा, ये आप फॉलो करो। क्लियर है इस मैटर में? हेलो भाई बोलो यार। ठीक है, तो मेरी